Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. सुनील ग्रोवर। पता है गुरु सब पता है मुझे तो देखो। लिखते थे आप स्टेज के पीछे, तो कैसे आपको लगा कि अब हमको स्टेज के सामने दरअसल आना मामला यहाँ उल्टा था। उल्टा ये था कि वो सब चाहिए, ही करनी चाहिए, तो आपने सटायर का रास्ता अपनाया। ये यार माहौल ऐसा है, ये वो मैंने खुद लिखा तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है अगर मैं किसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल सटायर कर रहा ये डीएनए टेस्ट की मशीन है ये। एक और नेताजी को देखा, वो बलिया में किसी नृत्यांगना को सीपीआर दे रहे थे। हूँ, अर्चना जी, शेखर हाँ, जी, हाँ, 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 ये सारे लोग, देखा। नहीं राजू तुमने क्या बात कही क्या है यार, बात कही। ये तुमने ही लिखा होगा। आई थिंक वो ईगो क्या रहता है कि हम जिसको नरेट कर रहे हैं, कुछ चैनल के लोग हैं, कुछ फला, तो हमारा आईक्यू तुमसे मैच नहीं कर रहा है। तुम ये बोलते हो ये लाइन काट दो, ये पंच काट दो, क्यों काट दे यार, तुमको नहीं समझ में आ रहा है इसलिए काट दे हम। तो वो अंदर से ईगो आ जाता था। ये हम नहीं आइए करते। सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती हैं। रिस्पॉन्स मिलना ज़रूरी है। हाँ। अच्छा, वहाँ पर सामने रिस्पॉन्स नहीं मिलता था और आप लोगों की उसमें जोड़ियाँ भी बननी शुरू हुई थी। हाँ, जोड़ियाँ। उसी में हाँ। आपकी किसके किसके साथ जोड़ियाँ बनी थी? हमने कई लोगों के साथ किया, मनीष पॉल, करती है और मैं हॉट सीन ही करती हूँ। आज जो जी, सबसे जी। बिजी एंकर और एंकर सबसे हैं, अच्छा जी। एंकर। मनीष पॉल के साथ हमने बहुत एपिसोड किए, बहुत शानदार हमारी जोड़ी थी उसके साथ। फिर कृष्णा के साथ, एक काम करो, इसको पीछे लिटा दो। डॉक्टर साहब ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। कृष्णा के साथ भी जी। मेरी जोड़ी थी, उसमें भी हम लोगों ने अच्छा किया। फिर राजेश कुमार, वो भी बहुत अच्छे। यूपी में चल रहा है पावर कट। ये क्या बात हुई? उसका था कमिटमेंट, हमारे साथ था एग्रीमेंट, और ये कहाँ की है प्रोफेशनलिज्मेंट? एक्टर है, उनके साथ किया। रश्मि देसाई, रश्मि देसाई। हाँ, उनके साथ किया। हेमंत पांडे, होंगे यार। कौन है बे तू? यहाँ कैसे घुसा है? कौन है तू? अबे ओ पपलू पपीते, छिली हुई उड़द की दाल, हैं? रोशनी का फुफेरा भाई, मुंह देखो। कुछ एपिसोड उनके साथ किया। सुनील ग्रोवर, पता है गुरु सब पता है मुझे देखो। सुनील हाँ, ग्रोवर जो अभी बहुत अच्छा कर रहे हाँ हैं। ये कर रहे हैं। सुनील ग्रोवर के साथ मैंने किया और उनके साथ कई एपिसोड हमारे बहुत वायरल हुए, आज भी चलते हैं, कई नए पुराने दिखाए जाते हैं। तो काफ़ी जोड़ियाँ रही उस तरीके से। तो जो इतने लोगों के साथ काम किया, तो सीखना सबसे ज़्यादा सीखने का मौका सबसे ज़्यादा किससे मिला, किसके साथ मिला? दरअसल मामला यहाँ उल्टा था। उल्टा ये था कि वो सब एक्टर लोग थे, पायनियर थे आप। हाँ, एक्टर लोग थे वो। तो वो थोड़ा सा घबराए रहते थे कि यार हम लोगों ने तो सीरियल किया है, करेक्टर और रोल और डायलॉग, जी। ये मंच पे लाइव, ये थोड़ा सा यार क्या बोलना, फिर पूरा रटना, रिहर्सल, टाइमिंग के साथ डिलीवर, गिव एंड टेक। Extempo। तो वो लोग ज़्यादा डरे हाँ, रहते थे। हाँ, मतलब है ना? सिखाया बहुत। हाँ, लेकिन वो अच्छे ज़्यादा था, जिसके साथ किया अच्छे लोग थे। तो बैठ के गिव एंड टेक, उनको बोलता था ऐसे बोल, ये कर। तो कई बार लोग, हम तो अपना काम करने के लिए ऐसा करते थे, लेकिन बाद में कई लोगों ने अपने इंटरव्यूज़ में, अपने पॉडकास्ट में मेरे बारे जिक्र में बोला किया। कि यार हमने राजीव निगम के साथ रह करके बहुत कुछ सीखा। अभी एक पॉडकास्ट देख रहा था, किसी ने भेजा, मनीष पॉल ने भी ये बात बोली कि नहीं यार राजीव भाई के साथ हमने बहुत कुछ कॉमेडी चीज़ें ये सब सीखी की। तो और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो हम उनसे सीखते थे। तो ये तो सीखने हाँ, सिखाने ये की तो प्रक्रिया होती है। चलती रहती तो है। आपने बताया कि आपने शुरू किया मूवर एंड अब शेकर पता से। लगा आप गोल के इंतजार में टीवी से चिपके पड़े हैं और आपकी पत्नी पूरा मैच देखाई। तो लिखते थे आप स्टेज के पीछे, तो कैसे आपको लगा कि अब हमको स्टेज के सामने आना चाहिए? नहीं, असल में क्या है, हम तो सामने आने के लिए ही आए थे, लेकिन तब सामने इतना स्कोप नहीं था। तो दिमाग में खुरापात तो थी, वो कॉमेडी, वो टाइमिंग, जी। वो ऑब्जर्वेशन, वो कैरेक्टर। अब मैंने बताया ना, मंच नहीं मिलता तो क्या करेगा, तो मैं उनको लिखता था। तो ये एक मंच था, तो उसमें एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन रहता था कि हमारे दिमाग का सोचा हुआ, क्रिएट किया हुआ, चलो हमको मौका नहीं मिल रहा, हमें कोई नहीं सुनना है, कोई हमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ से हमारी बात तो जा रही है। और बहुत सब मेरे ख्याल से कॉमेडी में सबसे पहला पॉपुलर शो वही रहा है। हाँ, और सालों तक पॉपुलर था। और सालों तक पॉपुलर रहा। कंटेम्प्रेरी था, पॉलिटिकल, सैटारिकल था, हंसी मजाक भी होता था, मिमिक्री भी होती थी, कुछ गंभीर बातें भी होती थी। हाँ, सबसे अच्छी बात तो हाँ। यही थी कि वो कॉमेडी विदाउट पर्पस नहीं थी। हाँ,
तो वो जो सभी कॉमेडी सर्कस में विदाउट पर्पस थे, जैसे हाँ हाँ वहां पे सिर्फ खाली हंसाने के लिए, कुछ भी बन जाओ, कुछ भी उछलो, कुछ भी हाँ हाँ कूदो, लेट जाओ, रोने लगो, चिल्लाने लगो, लोगों को मजा आ रहा है, बस उसका कोई पर्पस नहीं था। तो बहुत सारे लोग वही कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग वही कर रहे हैं। हाँ, तो आपको क्यों लगा कि फिर आपको नहीं कॉमेडी करनी चाहिए, विद पर्पस ही करनी चाहिए, तो आपने सटायर का रास्ता अपनाया? ये बताया ना कि मेरा जब मैंने वहाँ से राइटिंग का सिलसिला शुरू हुआ मोशन जी। से, तो वहाँ पर तो आपने बताया कि वैसी ही कॉमेडी थी जिसमें पर्पस भी था, जी। वो कंटेम्प्रेरी थी, जिसमें देश के इश्यूज थे, मुद्दे थे, तो मेरी जर्नी वो रही। तो इसके बाद मैं लाफ्टर चैलेंज में आया। और इंडियन क्रिकेटर थे जो जहां कहीं भी हैं उनके सपने में अभी भी आती है। कॉमेडी सर्कस में आया, दूसरे शोज भी किए, तो हम उस मंच की कॉमेडी के साथ साथ बीच बीच में हम वहाँ पर भी अपने हास्य और व्यंग और सटायर के हम करते थे। तड़के लगाते थे। तो उसमें हमको कई बार स्टैंडिंग ओवेशन मिलता था। अर्चना जी, शेखर हाँ, जी, हाँ, 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 ये सारे लोग, देखा। नहीं राजू तुमने क्या बात कही क्या है यार, बात कही। ये तुमने ही लिखा होगा, ये तो वहाँ पर भी एप्रिसिएशन मिलता था। अच्छा, यहाँ पर आप दूसरों का लिखा हुआ ही स्क्रिप्ट नहीं, मैंने परफॉर्म कभी करते आज थे? तक दूसरों का लिखा नहीं किया, बल्कि दूसरों के लिए मैंने लिखा। अच्छा, हाँ, मैंने अपने साथ के ज़्यादातर लोगों के लिए लिखा। मैंने कपिल का जो शो, कपिल के लिए लिखा मैंने। राजीव भाई आप सब जानते हैं बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमिक भी हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं। इन्होंने राजू भाई के लिए भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। मैंने और कृष्णा के लिए लिखा मैंने, और कुछ दूसरे कई बार सुदेश। राइटर तब थे नहीं वहाँ पर, हम्म। तो प्रोडक्शन वाले आते थे, अरे फलाने के पास एपिसोड नहीं है, निगम जी आप लिख दीजिए। तो पता चला कंपटीशन में कर रहा हूँ उन्हीं के साथ, उनका अच्छा, लिख रहा हूँ, उनका अपना भी लिख रहे हैं, रहा हूँ। अपना भी लिख रहे हैं। हाँ, शेखर जी के लिए लिखा, और दूसरा अर्चना पूरन सिंह के लिए मैंने कितना लिखा, उनके शो। तो काफ़ी कुछ हमारा मतलब लिखा लिखने का। हुआ। तो मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं किसी दूसरी का लिखा हुआ वो अच्छा, कर परफॉर्म पाऊँ। करें हाँ, आप। तो ख्वाहिश है इस तरह की। हाँ, कुछ अगर अच्छी चीज़ें अच्छा आती चीज़ें हैं आती तो स्टेज के नीचे लिखने वाले राजीव और स्टेज पर बोलने वाले राजीव, दोनों में फ़र्क क्या महसूस करते हैं आप? कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है सिर्फ कि अगर मैं वही चीज़ें लिख के किसी और को देता हूँ तो सामने वाला आदमी अपना दिमाग लगाता है, यार ये करना चाहिए, हाँ, बोलना चाहिए, यार इस तरह ये बोलना पता नहीं चाहिए। है लोग क्या सोचेंगे, यार माहौल ऐसा है, ये वो। मैंने खुद लिखा तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है अगर मैं किसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल सटायर कर रहा हूँ, ये डीएनए टेस्ट की मशीन है ये। एक और नेताजी को देखा, वो बलिया में किसी नेतांगना को सीपीआर दे रहे थे। मुमताज बोली, हाय अल्लाह, यहाँ पर राम जी भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश की शिक्षा और सुरक्षा, टेम्पो और ई रिक्शा, यहां खोदो, वहां खोदो, इधर खोदो, इधर कुआं निकलेगा, इधर बावड़ी निकलेगी, इधर मंदिर निकलेगा, खोदो खोदो खोदो। अच्छा, इनके राम भी देखिए बदलते रहते हैं, हमेशा बदलते हैं। लोकसभा इलेक्शन थे तो राम आएंगे, फिर हरियाणा चुनाव में राम रहीम आएंगे, फिर आसाराम आएंगे, अभी बिहार चुनाव है वहां पे 2 राम आएंगे, पलटू राम और जीतन राम। रहा हूँ, हुकूमत पे व्यंग्य कर रहा हूँ, तंज कर रहा हूँ, मैं ठोक के करता हूँ और उसका असर होता है, उसकी टाइमिंग होती है, उसके रिएक्शंस अच्छे आते हैं। बाकी लोगों को सोचने पे कि अरे यार भाई मैं यार ये नहीं कर पाऊंगा। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि लिख तो ले रहा हूँ मैं, हाँ। इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं लगा कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा, बल्कि जब मैं लिख के दूसरों को देता था तब लगता था तब कि जरूर ये लगता बढ़िया था। कर पाएगा कि नहीं, सही कन्वे हो पाएगा कि नहीं। हाँ, जी। हालांकि चूंकि मैं अपना लिखता हूँ और मुझे वो उसका टाइमिंग, उसका प्रेजेंटेशन, कई बार जब मैं दूसरों के लिए लिखता था तो डायरेक्शन और टीम के लोग आते थे, बोले यार स्क्रिप्ट में पंच नहीं है यार, इसमें पंच और डालो, पंच और डालो, पंच नहीं है, पंच नहीं है। तो हमने कहा पंच वाली स्क्रिप्ट हम दूसरी लिख देते, ये मैं कर लूँगा। और जब मैं उसी को करता तो आउटस्टैंडिंग, उसी को आउट, क्योंकि आपको लोगों ने मालूम समझ है लिया कि क्या? पंच ही सब कुछ है। द वे यू आर डिलीवरिंग, बॉडी लैंग्वेज, टाइमिंग और रिएक्शन, इम्पैक्ट उसका क्या है,
वो सब कुछ अपने को जहन में रहता था। तो कई बार एक लाइन ऐसी होती थी तो सिर्फ रिएक्शन से पंच बन जाता था, हाँ बॉडी लैंग्वेज से पंच बन जाता था, कई बार एक साइलेंस से पंच बन जाता था कि आपने कुछ कहा, खाली हमने मुंह मोड़ लिया। जैसे अभी पहाड़ वाली बात बताई आपने। तो वो कब किस टाइम पे हमें क्या करना है, किधर देखना है, नजरें नीची करनी, वो टाइमिंग हो जाती है उसकी। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कॉमेडी सर्कस में, जजेस बैठे हैं, आपने कुछ परफॉर्म किया और उन्होंने बाद में समझा, एक दिन बाद, उस वक्त तो नंबर नहीं दिया उन्होंने? नहीं, हालांकि हमारे जो जजेस थे वो खुद इतने, और मैं सालों से उनके लिए काम कर रहा था। उनके आपको शेखर समझते सुमन थे शेखर अच्छे। सुमन जज थे हमारे, है ना। तो शेखर सुमन के लिए मैं उससे पहले से लिख रहा था। वो खुद इतने Sense of humor इतना जबरदस्त है उनका। उनका इतना अच्छा जी। था। प्लस मैंने उनके लिए इतना लिखा, तो मेरी लिखी हुई चीज़ को परफॉर्म करते थे, इसका मतलब समझते थे। वो था। अर्चना पूरन सिंह के लिए मैंने बहुत लिखा, जब वो ये जज वज नहीं थी, उसके पहले बहुत सारे शोज़ करती थी। तो अरे नहीं राजू तुम मेरा लिख दो, राजू राजू ही बोलती थी मुझे। तो उनके बहुत सारे शोज़ लिखे, उनके घर पे हम लोग बैठते थे घंटों लिखना करना। तो उनको टाइम बहुत जोर से तब भी हंसती थी। अच्छा। मैं जब कुछ लिख विक करके उनकी स्क्रिप्ट लिख करके उनको नरेट करने के लिए जाता था, तो वो बड़ी जोर से हंसती थी वो। तो ये दोनों लोग बहुत ये रहे। कई बार कुछ मूविंग जजेस भी आते थे, जी। जो स्पेशल, चलो एक एपिसोड के लिए फलाने को बुला लेते, डिमाके को बुला लेते, तो कुछ बड़े स्टार्स को बुला लेते थे। उनके साथ ये समस्या ज़रूर होती थी कि वो बैठे रहते थे। वो बगल में अर्चना हम देखते थे, ये हंस रही। फिर वो समझते थे क्यों हंस दिया यार, हमको तो समझ में नहीं आया, है ना। कभी शेखर जी को ऐसे दिखते थे, है ना, फिर ऐसे ही ताली वाली बजा दे, अरे तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत शानदार। कुछ शातिर पंच होते तो उनको समझ में नहीं आते थे, जबकि अर्चना जी और शेखर जी बहुत हंसते थे। तो आपके हिसाब से ये राइटर और परफॉर्मर, हाँ। तो दोनों में ईगो किसके अंदर ज़्यादा होता है? राइटर के अंदर या राइटर के अंदर? राइटर के अंदर ईगो ज़्यादा होता है? हाँ, एज अ राइटर आपके अंदर ईगो हाँ। ज़्यादा था, हाँ। और परफॉर्मर जब परफॉर्मेंस बनी, परफॉर्मेंस। हम वक्त के घनघोर थपेड़ों में सिके हैं, कमल पे नहीं बिके इसलिए कलम पे टिके हैं। आज यहां पर जो कुछ भी बोलूंगा, झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूं। में तो आप कुछ भी करा लो, परफॉर्म करना, क्योंकि परफॉर्म जब आप करते हैं, आप मंच पे होते हैं, सामने ऑडियंस होती है, आपकी पूरी इमेज दांव पे लगी रहती है, तो वहाँ पे ईगो नहीं चलता है, एक दबाव रहता है। हाँ। तो आपको, लेकिन राइटिंग में एक ईगो रहता है, आई थिंक। वो ईगो क्या रहता है कि हम जिसको नरेट कर रहे हैं, कुछ चैनल के लोग हैं, कुछ फला, तो हमारा आईक्यू तुमसे मैच नहीं कर रहा है। तुम ये बोलते हो ये लाइन काट दो, ये पंच काट दो, क्यों काट दे यार, तुमको नहीं समझ में आ रहा है इसलिए काट दे हम। तो वो अंदर से ईगो आ जाता था, नहीं यार नहीं काटेंगे ये लाइन। तो मुझे ये रहता कि तुमको समझ में ही नहीं। कई बार वो लाइन बहुत ज़्यादा क्रैक करती थी, फूटती थी। अच्छा कल तो आप बोल रहे थे ये लाइन काट दो। ये तो इतने भाव से, इतनी टाइमिंग से, इतने थॉट से मैं लिखता था। अगर ये 4 लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है। तो अब उसको ईगो कह लो या मेहनत कह लो, हाँ, या ये रहता था कि नहीं हमने जिस भाव के साथ इनको नहीं समझ में आ रहा तो यार, तो वो भिड़ना पड़ता था, लड़ना पड़ता था। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।